हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, नए मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। 2021 का साल आईपीओस के नाम रहा है। 60 कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से कई हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स थे और 4 यूनिकॉर्न्स। लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन और लिस्टिंग की हाइप के बाद अगर इन कंपनियों के शेयरों पर आप आज नजर डालेंगे तो आपको बदहजमी हो सकती है। पेटीएम देश का सबसे बड़ा आईपीओ रहा, लेकिन यह शेयर अपने इशू प्राइस से लगभग 70% नीचे कारोबार कर रहा है। पेटीएम ही नहीं, कार्ट्रेड, पीबी फिनटेक जैसी कंपनियां भी हैं जिनके स्टॉक्स अपने इशू प्राइस से 60 से 65% टूटे हैं। दूसरी ओर इन स्टार्टअप आईपीओ में वैल्यूएशंस को चेक में रखने के लिए अब सेबी ने भी नियमों में बदलाव की तैयारी कर दी है। ऐसे में इस साल यानी कि 2022 में आईपीओ लाने की कतार में खड़ी डिलीवरी, मोबीक्विक, इक्सिगो, नावी, ओला, ओयो, फार्मेजी, ड्रूम जैसी कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेरिसिस एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमीर वर्मा और मेरे एसेट वेंचर्स के सीईओ आशीष दवे। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट स्टार्टअप आईपीओस को लेकर काफी उत्साह था, खासतौर से उस सेक्टर में जो लोग इन कंपनियों में निवेश करते हैं एंड स्पेशली हम जैसे लोग जो इन कंपनियों को ट्रैक करते हैं। लेकिन अब अगर आप देखें 6 महीने बाद रिटेल निवेशक बेहद नाखुश हैं। कुछ हर रोज सर पीट रहे हैं कि हमें अलॉटमेंट में स्टॉक्स क्यों मिले। तब से अब तक काफी कुछ बदला है। आशीष, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। पिछले साल लिक्विडिटी की बड़ी हाइप थी, काफी एक्साइटमेंट था इन टेक कंपनियों को लेकर, लेकिन आज अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको पैसा देता हूं और आप एक टेक कंपनी में पैसा लगाएं, तो लोग कहेंगे जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। क्या बदला है? क्या इन कंपनियों की लिस्टिंग के बाद जो स्टॉक्स में से हवा निकली है वो इंपैक्ट है, या फिर ग्लोबली जो स्थिति देखने को मिली है टेक कंपनियों में जो सेल ऑफ आया है उसका ज्यादा असर है? So Harshada, thank you very much for having me on the show. See, global level पे जो sentiment है उसका definitely effect है. See, US mother market है. US की जो movements रहेगी उस हिसाब से Indian markets की movements होती है. Traditionally, it's not just Indian market, but दूसरे markets भी आप देख लो कि US mother market जैसे move होता है उस हिसाब से होगा. Coming to tech, तो US में भी tech meltdown हुआ है. US में भी tech valuations काफी कम आए हुए हैं. So last year से this year थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया है। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है, द सैंक्शंस जो डाले गए हैं रशिया के ऊपर, उससे जो इम्पैक्ट होगा नोबडी इज एबल टू असेस। सो व्हाट इज आल्सो हैपनिंग इज वी डू नॉट नो, हमको पता नहीं कि हम उसका आउटकम क्या होगा। तो थोड़ा फ्लाइट टू सेफ्टी है। और यूएस में दूसरा एक सिचुएशन है कि वहां पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टर्स को लगता है कि फेड रेट्स भी बढ़ेंगे। फेड रेट्स बढ़ेंगे तो इट्स वेरी नेचुरल दैट फ्लाइट टू सेफ्टी होगा। सो पैसा जो है इक्विटी से मूव होकर थोड़ा डेट में जाएगा एज एंड व्हेन ये सब होगा। सो आई थिंक माहौल उसके वजह से भी काफी बदला है लास्ट के एक क्वार्टर में। टेक कंपनीज ने भी बीटिंग ली है, नो डाउट। बीटिंग्स उस प्रोपोर्शन में है कि कुछ कंपनी में जहां पे बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड है वो कंपनी उतनी नहीं गिरी एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनी जहां पे अभी भी पार्ट टू प्रॉफिटी पे बहुत क्वेश्चन है। अभी भी काफी क्वेश्चन है कि ये कंपनी पैसा कैसे बनाएगी। कोई और दूसरा न्यूज ओवरहैंग होगा तो उस कारण भी उन स्टॉक्स को थोड़ा बेचा गया है काफी, एंड उस कारण आप उसमें कमजोरी देख रहे हो। तो न्यूज फ्लो भी है, ओवरऑल मैक्रोज भी सिचुएशन है, ओवरऑल सेंटिमेंट भी इशू है। उस कारण से वी हैव सीन अक्रॉस बोर्ड सब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से नीचे आए हैं। एंड फंडामेंटली आई थिंक हमारा यही व्यू है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को क्या लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हो, या एक शॉर्ट टर्म होराइजन पे देख रहे हो, या लॉन्ग टर्म होराइजन पे। जिस हिसाब से अगर आप देखोगे उस हिसाब से उसका जो जैसा प्रश्न होगा उस हिसाब से आपका उत्तर अलग होगा। अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हो तो बेच के आप निकल गए होगे तो ठीक है, आपने पैसा कमा लिया। अगर आप 5 साल 6 साल के लिए लंबे होराइजन के लिए देख रहे हो तो सम ऑफ दीज एसेट्स प्रोबेबली आप वैल्यू टेरिटरी या वैल्यू जोन में देखोगे जब जाते हुए, प्रोवाइडेड उनके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, राइट।
सो वो सब होगा. वैल्यूएशंस हाई है, ऑफ कोर्स यू नो कंपनीज हैव टू justify and grow into the valuations, right? मैं ये वैल्यूएशन पर और डिटेल में मैं चर्चा करूंगी. लेट मी टेक सुमीर्स फर्स्ट टेक एज वेल. सुमीर, आपकी एक्सपीरियंस में एनवायरनमेंट में क्या बदल रहा है? क्योंकि आप इन कंपनियों को एडवाइस करते हैं. इक्सिगो को आपने एडवाइस किया, ओला के साथ आपने काफी कुछ काम किया है, और ये वो कंपनियां हैं जो पाइपलाइन में बैठी हैं. उनके लिए अब क्या क्या स्थिति है? हाउ इज देयर माइंडसेट एब्सोल्युटली चेंज्ड, स्पेशली जो कुछ हुआ है? अब आप इसमें बैड लक कहें या फिर लिक्विडिटी सकआउट कहें, सारी चीजें एक साथ में हो रही है, तो वो डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है ज्यादा. आई थिंक काफी फैक्टर्स है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है. एक तो फैक्टर डेफिनेटली, जैसे आशीष ने बात की है कि माहौल बदल गया है. माहौल सिर्फ इंडिया का नहीं, इंटरनेशनली माहौल बदल गया है. लिक्विडिटी इम्पैक्ट हुआ है. सो लिक्विडिटी से ऑब्वियसली यू नो प्राइसेस सारे स्टॉक्स के कम हुए हैं, और ये जरा हायर बीटा स्टॉक्स होंगे तो इनका ज्यादा हिट हुआ है. ऑफ कोर्स इसके साथ कुछ कुछ कंपनीज में कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी आई है, जिसके कारण उनके स्टॉक्स को ज्यादा हिट हुआ है, राइट? तो देखिए, जब कंपनीज को एडवाइस करते हैं उनके फंड रेजिंग के लिए, तो उनका एग्जिट का पाथ जो होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एग्जिट का पाथ होता है, वो 2-3 ही होते हैं. उनमें से सबसे अहमियत वाला होता है आईपीओ करने का, राइट? और आज ये एक काफी इम्पोर्टेंट आउटकम रहा है लास्ट ईयर कि इन कंपनीज को फाइनली आईपीओ करने का मौका मिला है, और कईयों ने आईपीओ किया है. और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए. श्योर, मार्केट में मे बी प्राइसिंग पे फिर देखना चाहिए. सेबी भी उस पे टाइम स्पेंड कर रही है, अभी देख रही है कि इसका फ्रेमवर्क कैसे बिठाया जाए. ये भी देख रही है कि जो प्राइसिंग हो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ज्यादा समझ आता है, तो यू नो उन पे रिलाई करके किया जाए. बट आई थिंक ये जो फिनोमेना है टेक कंपनीज का आईपीओ करने का, ये जारी रहेगा, और ये थोड़ा लल रहेगा. अभी करेक्शन होगा, डिले होगा. सिर्फ टेक का नहीं हो रहा, LIC आईपीओ को भी हो रहा है, तो डिले तो होगा ही होगा. मे बी प्राइसिंग करेक्शन होंगे, लेकिन ये जो फिनोमेना है ऑफ टेक आईपीओ, ये जरूर कंटिन्यू करेगा. और मार्केट में ऐसी कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज का डिमांड भी है. आप कहते हैं सुमीर, हाई ग्रोथ कंपनियों का डिमांड है, एटलीस्ट लिस्टेड प्लेयर्स में तो लोग उनको छू नहीं रहे हैं. ये अनलिस्टेड सेक्टर में जो लोग ट्रेड करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, क्या वहां पर भी आपने ड्रास्टिकली प्राइस करेक्शन देखा है? प्री आईपीओ जो थोड़ी बहुत हरकत देखने को मिलती है, क्या उस एक्टिविटी में भी हमने देखा है कुछ ठंडापन आया है? देखिए, अब वो इतना क्लियर नहीं है क्योंकि काफी लोगों ने अपना इशू ही डिले कर दिया, राइट? सो अब वैल्यूएशन 2 चीजों पे होती है, परफॉर्मेंस पे होती है और उनको क्या मल्टीपल मिल रहा है. कईयों के केस में परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा हिट हुआ है. ओमिक्रॉन आके चला गया, तो ओमिक्रॉन के कारण जो डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करते हैं उनका जैन-फेब काफी इफेक्ट हो गया है. तो यदि मार्केट में एक क्वार्टर बाद आएंगे, तो उनका फिर अप्रैल मई जून की कहानी लेके आएंगे, तो मे बी परफॉर्मेंस से वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे कि उनका परफॉर्मेंस सस्टेन रहा है, तो उस पे उनका हिट नहीं होगा. मल्टीपल्स में आई डेफिनेटली थिंक कि थोड़ा करेक्शन जरूरी है. जो मल्टीपल्स पे आए हैं उस पे सस्टेन करना मुश्किल होता है फॉर दीज कंपनीज, और वी कैन टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट मोर एज वी गो फॉरवर्ड. ये मैं वैल्यूएशन वाले मुद्दे पर फिर अब आना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी सभी की बात की और जो आशीष भी कह रहे थे. देखिए, वैल्यूएशन इन कंपनियों का एक आप कह सकते हैं सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि हर राउंड के बाद कंपनी कहती थी हमारी वैल्यू इतनी हो गई, अब हम इतने के हो गए, हमारा यूनिकॉर्न स्टेटस है. यूनिकॉर्न स्टेटस के बाद भी डेकाकॉर्न्स की बात हुई, लेकिन अब सभी कह रहा है कि देखिए, आप वैल्यूएशन कैसे फाइनलाइज करते हैं उसका आप ऑडिट कराइए, स्पेशली जो KPI की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं उसको हमें डिटेल में समझाइए. ये सभी का मांगना, क्या आपको लग रहा है एक ये तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं आशीष उन बिजनेसेस से जो शायद ज्यादा आसानी से समझ में आते हैं, वर्सेस दीज कंपनीज जिनको आप GMV और ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सब पर नापते हैं या फिर उन पर इनको जज करते हैं?
आई थिंक वो जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर है वो अभी आउट है। आई थिंक उसके ऊपर काफी लोग अपनी इनपुट्स देंगे, टिप्पणी करेंगे। उसके बाद जब वो फाइनली अडॉप्ट होगा तब हम देखेंगे किस फॉर्म में है या क्या नहीं है, तो उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। पर इंटेंट की अगर हम बात करें तो इंटेंट ऑफ कोर्स नोबल तरीका है कि उनको ये देखना है कि डिस्क्लोज करे काफी इंफॉर्मेशन। और आई डोंट थिंक ज्यादा डिस्क्लोज करने में कोई इशू है। अगर लोगों को नहीं समझता है तो ये फाउंडर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर एक ओनस है कि वो थोड़ा जाए और थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेऊंगा कि कुछ कंपनीज जो है जिनके आईपीओ अच्छे हुए हैं टेक में, उन्होंने काफी एफर्ट डाला था पहले 1-2 साल पहले, और स्ट्रीट में कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते थे इन्वेस्टर्स से। मे बी एनालिस्ट कॉल्स पे जाते थे, मे बी काफी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स से इंटरेक्ट करते थे, थोड़ी बहुत एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होने के बावजूद भी वो देते थे। और उन्होंने काफी ये जो कम्युनिकेशन जो है, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एट ब्रॉड, उसको काफी सीरियसली लिया है। एक मैच्योरिटी उन्होंने उस मामले में लाई है, वर्सेस कुछ लोग या कुछ है जिन्होंने, क्योंकि कुछ कंपनी आईपीओ जा रही है तो ये विंडो देख के उसका फायदा उठाने की कोशिश करके वो हड़बड़ी में कुछ कर दिए, वो मेरे ख्याल से गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये जो है सेबी का जो प्रोसेस है, मे बी वो एक स्ट्रीमलाइन कर सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा डिस्क्लोज करना चाहिए आप अगर इतना जल्दी आईपीओ कर रहे हो, बिकॉज इन्वेस्टर्स को नहीं पता। तो आई थिंक इन्वेस्टर एजुकेशन फाउंडर्स को काफी करना चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पता है बिकॉज वो कंपनी के अंदर बैठे हैं, एमआईएस उन्होंने देखी है, बट बाकी लोगों ने नहीं देखे। और आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि उनको 1 महीने के रोड शो में, 1 हफ्ते के रोड शो में कंपनी समझ जाए, नहीं समझ आएगी। तो आई थिंक इट्स अ नोबल जेस्चर टू सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट डू मोर डिस्क्लोजर्स एंड गेट ऑल ऑफ दीज पीपल, उनको बहुत पहले से थोड़ा एक्सप्लेन करे और प्राइसिंग भी बता दे कि ये प्राइस हमने किस हिसाब से इसको वैल्यू किया था 6 महीने पहले या 1 साल पहले, और अभी क्या हो रहा है, राइट। सडनली अगर कोई चेंज है, मटेरियल चेंज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्यों है। आई थिंक इंटेंट सही है, मोडालिटीज कैसी होगी वो जब फाइनल पेपर आ जाएगा तभी देखेंगे, तभी उस पर देखेंगे। बट आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। आई एम श्योर देयर इजंट, क्योंकि सेबी तो अपना काम कर रही है और ज्यादा पारदर्शिता लाती है। इवेंचुअली रेगुलेटर का काम यही है कि जो आखिर में रिटेल निवेशक या फिर दूसरे निवेशक किसी भी इशू में, किसी भी शेयर में पैसे लगाए, उनके लिए एक बड़ा हादसा ना साबित हो, उनके लिए एक शौक नहीं साबित हो। इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप आईपीओस की। हाल ही में जो पेटीएम का हाल हुआ है या फिर आपके कार्ड ट्रेड का, पीबी फिनटेक का, नायका का, उसके बाद आने वाले आईपीओस जो हैं उनका भविष्य कैसा है, इसी पर चर्चा है। मेरे साथ है मेरिसिस एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमीर वर्मा और मेरे एसेट वेंचर्स के सीईओ आशीष दवे। सुमीर, अगर आपने कोई कमेंट्स जोड़ने हैं उस सेबी के कंसल्टेशन पेपर पर जो कहता है कि वैल्यूएशन को और आप थोड़ा सा समझाइए कि कैसे आप अराइव कर रहे हैं, आपकी एडवाइस क्या होगी इन कंपनियों को, कैसे बिजनेस को अब यहाँ से और एक्सप्लेन करें? देखिए, जो सेबी कर रहा है वो आई एग्री विद दैट, क्योंकि एक सेक्शन है जहाँ पे प्राइसिंग बताते हैं, विच इज ईपीएस मल्टीपल की बात करते हैं। अब इशू ये है कि इन कंपनीज के केस में ईपीएस मल्टीपल रेलेवेंट नहीं है क्योंकि कई कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है। सो वो सेक्शन फिर हेल्प नहीं कर रहा है इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को। तो हम कोई और मेथोडोलॉजी ला सकते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को समझ आए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को समझ आए कि प्राइसिंग कैसे होती है इस कंपनी की, राइट। तो लास्ट 2-3 राउंड जो हुए हैं कंपनी के, उनके कोई बेसिस तो थी प्राइसिंग करने की, क्योंकि ये राउंड जो है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किए हैं, इन्होंने कुछ बेसिस फॉलो किया है। यदि ईपीएस नहीं है तो उसके N-1 या N-2 प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक लेके किया है, वो क्या है और उन्होंने क्या मल्टीपल लगाई है, कैसे उन्होंने वो मल्टीपल अचीव किया, फाइंड आउट किया है, क्या कंपेरेबल्स देखे हैं। सो ये जो एनालिसिस किया उन्होंने, ये यदि शेयर हुए तो एटलीस्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्म डिसीजन करने का मौका मिलता है, जो आज के दिन में मे बी वो नहीं कर पा रहे, राइट। और इससे एटलीस्ट ये होगा कि जिनका ये रिस्क एपेटाइट नहीं है वो नहीं करेंगे फिर, एंड आई थिंक दैट्स गुड।
राइट? सो ये इट्स इन द राइट डायरेक्शन ऑनेस्टली। और आशीष जो कह रहे थे, ये आई थिंक दिस वुड बी माय एडवाइस गोइंग फॉरवर्ड। मेरे को तो ये मतलब हम जोकिंगली कहते हैं कि यार ये जो टेक कंपनीज हैं, इनका ये आईपीओ जाना एडोलेसेंट स्टेज है, राइट? अभी तक आपने पैसे रेज किए हैं ऑन द बैक ऑफ ग्रोथ। हम कितनी जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, सबसे बड़ा मेट्रिक उनका होता है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। सबसे पहले बात होती है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पे। ये लोग पैट की नहीं बात करते हैं, कैश की नहीं बात करते हैं, राइट? सो ये आईपीओ में जाना और लिस्ट होना एक माइंडसेट चेंज है कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोथ से ही इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट इज पैट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो। ये जो नैरेटिव है, ये एक्सेप्ट करना और इसको कम्युनिकेट करना रेगुलरली, और जब कुछ चेंजेस हो तो कम्युनिकेट करना अपफ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप एक अलग टाइप की कंपनी हो, आपको लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना एफिशिएंटली कम्युनिकेट करोगे, उतना ही कंपनीज इन्वेस्टर्स अप्रिशिएट करेंगे। द बॉटम लाइन इज देन कि ये जो लंबी लाइन है, मेरे ख्याल में 10 से 12 कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न्स है, जो आगे लिस्ट होंगी, क्या उनके भविष्य पर भी इम्पैक्ट होगा? क्या आपको लग रहा है ये पहली 6 माही में, यानी कि FY22 के पहले 6 मंथ्स में हम बैरली देखेंगे कुछ कंपनियां लिस्ट होती हुई, एंड दिल परहैप्स वेट फॉर द ग्लोबल एनवायरनमेंट टू आल्सो इंप्रूव लिस्टिंग से पहले? क्या उतना डीले आपको दिख रहा है? वी डोंट नो द न्यूज़ फ्लो क्या होने वाला है, उस हिसाब से हमको पता नहीं है। वातावरण और खराब हो सकता है और अच्छा हो सकता है, उसका कुछ उस पे कॉल नहीं ले सकते। सी बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से अगर आप सोचो, सो इतना लोग ट्विटर पे कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पर आते हैं इन्वेस्टर गेन्स के लिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए, तो वो सब तो बंद ही कर देना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए आना है तो एसेट डजंट मैटर कौन से भी मार्केट में आए, अच्छा ही रहेगा। वैल्यूएशन इज अ क्वेश्चन, यस। every asset has a value, and you have to just ensure that you are somewhere in that ballpark range of that value. There is no point उस asset को आप 3x 4x के ऊपर unnecessary मत कीजिए मार्केट। मैं तो यही कहता हूँ सबको, let उस asset को उस value में grow होने दो, या तो फिर वो क्या कहते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग अगर एसेट रहेगा तो आई थिंक बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, उसमें काफी डिमांड रहेगा। सो जितने भी ये आईपीओस है, उनमें से जिसका भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, और अगर वो प्राइसिंग रीजनेबल करते हैं, जो इन्वेस्टर्स को काफी आई वुड से अश्योर करता है कि ये रीजनेबली प्राइस्ड है, दे विल डू वेल नो मैटर व्हाट। ओके, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बुल मार्केट में अगर एसेट का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एसेट दिखता है, पर उसका प्राइसिंग अगर ऑफ है, तो उसको पीट देंगे लोग। तो उसमें कोई ये नहीं है। सो आई थिंक ऑल द अदर आईपीओस आर देयर। आई वोंट से ब्रॉड ब्रश से मैं करूंगा कि सबके सब नीचे जाएंगे या सबके सब ऊपर जाएंगे। सिलेक्ट ऑफ देम हु आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस एंड आर वेरी वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड, वो एसेट्स अच्छा करेंगे। कुछ जो है जिनका प्राइसिंग ऑफ है, उनका फंडामेंटली बिजनेस भी ऑफ है, उनमें थोड़ा इशू होगा। और इसी के लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आईपीओ आता है, उसका डीआरएच भी खोल के पढ़ो, उसके बेसिक फंडामेंटल्स बिजनेस है तो वो सब आशीष, व्हिच आईपीओस आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? क्योंकि लिस्ट लंबी है, देखिए फार्मीजी, इक्सिगो, नवी, डिलीवरी, ओला, ओयो, मोबीक्विक, एंड आई एम श्योर देयर विल बी मेनी मेनी मोर। इसमें से व्हिच वन आर यू रियली क्यूरियस टू सी कि इसका परफॉर्मेंस क्या रहता है? So I won't be, I'm not in a position to pinpoint which are the ones that I would want to do that. But yes, some of them are my favorites. Some of are my portfolio companies also. Okay. One of them is a portfolio company. So I won't really pick one of them, but I would just tell investors to sort of do their diligent work in terms of identifying which are fundamentally strong assets. So एक broad framework में अगर मैं देख लूँ कि category leader कौन है, वो देख लीजिए कि अपने category में वो है, उसमें revenues है कि नहीं, मतलब फंडामेंटली देयर इज लेजिट वे कि उसमें रेवेन्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसका यूज केस है कि नहीं है। आई थिंक ये 4-5 चीज खाली देख ले तो आपको दिख ही जाएगा कि कौन से एसेट्स फंडामेंटली स्ट्रांग है, राइट? और उसका वैल्यूएशन क्या है, मतलब कितना मार्कअप है लास्ट वैल्यूएशन से, अब कितना जल्दी मार्कअप हुआ है, एंड हैज अ बिजनेस ग्रोन इनटू दैट, और कंपेयर इट विद अदर मल्टीपल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बिजनेस अच्छा करने वाले हैं और किनका आईपीओ अच्छा होगा। ठीक है, लिस्टिंग के बाद में भी आपको उतने 30-40-60% गेन्स ना मिले, पर अगर आप 5 ईयर होराइजन से जा रहे हो तो मे बी देयर इज लॉन्ग टर्म वैल्यू दैट। सो आई वुड जस्ट से दैट पीपल शुड लुक एट आईपीओस नाउ मोर जस्ट एज एन एंट्री पॉइंट,
एंड उसको देख के लॉन्ग टर्म व्यू ले, बिकॉज मेरे हिसाब से यही है कि आप इक्विटी मार्केट्स में अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो और अगर आपको पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही पैसा बनेगा, और अगर आपको कह रहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो जिन full time लोगों ने इन कंपनियों में पैसे लगाए हैं उनको होप लूज नहीं करना चाहिए, आगे कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। आई एम गोना गो टू यू सुमीर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कंपनियों से? इज देयर समबडी दैट यू आर रियली कीन टू सी गेट लिस्टेड? बिकॉज हम सब चाहते थे कि हाँ ये कंपनियां बाजार में आएंगी तो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, इनके हाव भाव किस तरह से बदलेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग होता है देखना। तो कुछ चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कंपनियों से? देखिए, मैं तो इन सब कंपनीज में एक कंपनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं उसी कंपनी पे कमेंट कर सकता हूँ। बाकी मैंने इतनी डीपली स्टडी नहीं की है, सो आई विल नॉट कमेंट। जी, आई एम श्योर दे आर ऑल वेरी गुड कंपनीज, बट आपको तो पता है मैंने इसी के साथ काम किया है, एंड आई थिंक फंडामेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग कंपनी। हमारा एक 5 पॉइंट एनालिसिस होता है टू सी कि किस कंपनी को आईपीओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और वो सेम 5 पॉइंट एनालिसिस कैन बी फॉर द इन्वेस्टर्स लुकिंग टू कम इन। उनमें से सबसे एक बड़ा पॉइंट ये होता है कि ये जो कंपनी जो आज आईपीओ जा रही है, क्या ये इसी बिजनेस में होगी, इसका फंडामेंटल बिजनेस मॉडल यही होगा 2 साल आगे कि नहीं? क्योंकि कई कंपनीज का क्या है कि बिजनेस मॉडल ही इवॉल्व कर रहा है एट दिस स्टेज। तो उनका हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, वेरी गुड कंपनीज, नो क्वेश्चन, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपका बिजनेस मॉडल फंडामेंटली 2 साल आउट 50% or more has changed, then that's not a company for IPO in my mind, even if it's a great company. So this is one very big factor analysis में हमारे लिए, क्योंकि that उससे रिस्क भी आता है, रिवॉर्ड भी है, रिस्क भी है, और हायर रिस्क है। और जो कंपनी आईपीओ जा रही है उनको एक रिस्क रिवॉर्ड का बैलेंस रख के करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि मेरे एनालिसिस से Ixigo meets all the requirements that I have had, and I think it's a good company. Now, obviously, उनकी pricing क्या होगी finally, and is that pricing good or not? मैं उस पर भी comment नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट इस समय तो प्राइसिंग ही इंपॉर्टेंट रहेगी इन सभी कंपनियों के लिए। वो गलतियां नहीं करना चाहेंगे जो शायद इनके पहले पीयर्स ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत बहुत शुक्रिया सुमीर एंड आशीष हमारे लिए समय निकालने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय भी रखने के लिए। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। हम ट्विटर और फेसबुक पर हाजिर हैं आपके कमेंट्स सुनने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।